पोलैंड ने न्यूक्लियर हथियार तैनाती से साफ इंकार किया। पोलैंड के उप रक्षा मंत्री पावेल ज़्लाविस्की ने यह बात कही है, यह बयान दिया है। पोलैंड नहीं चाहता परमाणु हथियार हो, यह पावेल की तरफ से कहा गया। तो देखिए, नाटो का परमाणु प्लान क्या है, पोलैंड क्यों कर रहा है इनकार, बताते हैं आपको। अपनी जमीन पर न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात नहीं करेगा पोलैंड, ये तय कर दिया गया है। पोलैंड के उप रक्षा मंत्री ने परमाणु हथियारों की तैनाती से इनकार किया है। पोलैंड नहीं चाहता कि यहां पर परमाणु हथियार हो, ये पावेल कह रहे हैं। पोलैंड के उप रक्षा मंत्री पावेल ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नाटो की न्यूक्लियर डिटरेंस में पोलैंड की भागीदारी जारी रहेगी। इसका मतलब पोलैंड की धरती पर न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात करना नहीं है। यूरोप को पारंपरिक रक्षा मजबूत करनी होगी, यह साफ तौर पर बताया गया है, कहा गया है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, क्या आप फर्क बता सकते हैं, हमारे दर्शकों को डिफरेंस समझा सकते हैं? पोलैंड जो कहने की कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर वॉरहेड की तैनाती नहीं की जाएगी, लेकिन अपना रिप्रेजेंटेशन जारी भी रखा जाएगा और सहयोग में कहीं कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखो ज्यादातर कंट्रीज में ये धारणा है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। वो नहीं चाहते कि सच्चाई है 1945 के बाद कोई भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ और पोलैंड नहीं चाहता। देखो, पोलैंड की पॉलिसी हरदम डिफरेंट रही है, वो नहीं चाहता कि न्यूक्लियर हथियार उसकी जमीन पे डिप्लॉयड हो। और ये मुझे लगता है कि काफी कंट्रीज हैं, फिनलैंड, स्वीडन भी इस तरीके की धारणा रखते हैं। मगर ये भी सच है कि अगर टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है रूस, जो मुझे लगता नहीं कि कभी करेगा क्योंकि वो प्रेशर टैक्टिक्स कर रहा है और कोई खास ऐसा पुतिन गलती नहीं करेंगे, तो ये भी सच्चाई है। फिर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल दूसरी तरफ से भी हो सकता है और ये सबसे बड़ी खतरे की एक घड़ी है। मगर ये सच्चाई है कि जो ये युद्ध अब जा रहा है, ये अब दोनों तरफ से सटीक हमले। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज की तारीख में पुतिन भी बैकफुट पे है। उसका जो एक प्रकार एनर्जी सेक्टर काफी हद तक बर्बाद हो गया, वो ज्यादा डिपेंडेंट है। बेलारूस पे आप बात कर रहे थे, बेलारूस पे 2 रिफाइनरी हैं, वो अभी भी ऑपरेटिव हैं, वहां से भी ऑयल रिफाइंड होता है। भारत से 1 मिलियन बैरल गया है हर रोज, जो कि रिफाइंड होकर जा रहा है रूस के अंदर। तो रूस की अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, स्पेशली एनर्जी सेक्टर, उसका कम्युनिकेशन सेंटर, क्रीमिया में बुरी हालात है, वहां पर ऑयल की कमी है। उनका जो ब्रिज है, जो कम्युनिकेशन लाइन थी मेन रूस से, उसको भी तोड़ दिया। तो यह सच्चाई है, वार और पलट वार हो रहे हैं। मगर यह है कि पुतिन जो है हारने का नाम कभी नहीं लेगा, वो बहुत सटीक हमले करेगा और यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। यूक्रेन का 80% इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद। यूक्रेन को यह समझना चाहिए रूस अब टारगेट कर रहा है जो उड़ीसा पोर्ट, क्योंकि इसको बोला जाता है कि जो यूक्रेन है वो एक ब्रेड बास्केट है यूरोप की, यहां से इसका सामान जाता है, वहां से ही ऑयल जाता है, सनफ्लावर ऑयल। मगर आज वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये दूसरी बात है, इकोनॉमी दोनों की इफेक्ट हो रही है एडवर्सली, रूस की भी और यूक्रेन की। और अब जो अगर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं आता है, बिल्कुल तो आपने सही पॉइंट आउट किया सिवाच सर कि अब ये नहीं कहा जा सकता नुकसान भले ही यूक्रेन को ज्यादा हो रहा हो, लेकिन क्या रूस बिल्कुल भी अफेक्टेड है या नहीं, अब ये जरूर ये बोला नहीं जा सकता कि रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे ही भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन वर्सेस रूस, क्या महायुद्ध तय है? रूस की चेतावनी क्या है? यूक्रेन को मिसाइल देने पर धमकी दी गई है, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे ब्रिटेन। ब्रिटिश सैन्य ठिकानों को करेंगे टारगेट। यूक्रेन युद्ध में ब्रिटेन सीधे तौर पर शामिल, टकराव की वजह क्या है? यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार ब्रिटेन दे रहा है। लॉन्ग रेंज ड्रोन के बाद स्टॉर्म शैडो भी देने का ऐलान किया गया है। रूस का एक्शन, सेना स्टॉर्म शैडो की खुफिया जानकारी को इकट्ठा कर रही है। यूक्रेन में जहां पर मिसाइल बनेगी वहां की जानकारी को लिया जा रहा है। यूक्रेन में स्टॉर्म शैडो प्लांट पर हमला कर सकता है रूस। आगे क्या होगा? रूस और ब्रिटेन की सीधी जंग, साइबर और हाइब्रिड हमलों का खतरा बढ़ेगा। और क्या ओपी तिवारी सर, साइबर और हाइब्रिड हमलों का खतरा बढ़ेगा ये तो कहा जा रहा है, लेकिन क्या डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी हो सकता है क्या ब्रिटेन और रूस का?
करुणा, जिस तरीके से वॉर आगे बढ़ रहा, पुतिन परेशान हो रहे हैं, तो यूक्रेन और रशिया का सामना हो सकता है, इसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता, संभावना काफी ज्यादा है। बिकॉज अगर नाटो को बैकफुट पर लाना है तो किसी एक देश को कमजोर करना पड़ेगा। इंग्लैंड हमेशा ही इनिशिएटिव लेके सबसे आगे आगे कूद के इसकी हेल्प करने के लिए तैयार रह रहा है। हाँ। अगर एक अटैक किया इसने, एक डेडिकेटेड अमेरिका ने अटैक किया तो यूके बिल्कुल, सॉरी रशिया ने किया तो यूके बैकफुट पर आ जाएगा। हाँ। बिकॉज इस वॉर में नाटो टोटल एज सच कितना लड़ सकता है रशिया, बिकॉज ये वाली ड्रोन की वॉर नहीं है, ये कन्वेंशनल वॉर होगी, लंबे समय तक नहीं चलेगी। इसका रिजल्ट तो बराबरी पर छूटेगा या रशिया भारी पड़ेगा। बिकॉज नाटो में कोई लड़ने वाला कोई नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं। समान अवश्य है लेकिन लड़ने वाला नहीं, इसलिए उन्होंने ग्रुप बनाया है कि हम सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन इसको पोलैंड भली बात समझ आता है, जैसे आप डिस्कस कर रहे थे, उसने मना कर दिया है। मींस पोलैंड कह रहा है कि मैं पीछे हूं इनके साथ, लेकिन आगे बढ़ के यूक्रेन की हेल्प करने के लिए कोई कदम नहीं उठाऊंगा, ताकि उसको भी रशिया से खतरा है। तो इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है सर। मैसेज तो है, रशिया ये मैसेज बार-बार रूस की तरफ से दिया जा रहा है। श्रीवास्तव साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है, एक आखिरी आपसे कमेंट इस पर चाहूंगा। क्या रूस वर्सेस ब्रिटेन का जो हम जिक्र कर रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? क्योंकि रूस तो ये कह ही चुका है कि अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि डायरेक्टली ब्रिटेन हमारे खिलाफ इस जंग में शामिल है और लंदन तक को बर्बाद करने की धमकी दी जा चुकी है। अब आगे क्या? और मुझे लगता है सबीर अभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा रूस, क्योंकि ये सच्चाई है कि आप ये देखें कि ब्रिटेन भी नेटो का हिस्सा है। आर्टिकल 5 एक प्रकार से इन्वोक हो जाएगा, मगर वो प्रेशर डालेगा, हाइब्रिड वारफेयर, साइबर वारफेयर, ग्रे जोन वारफेयर बहुत ज्यादा करेगा। और ब्रिटेन को वो बार बार ये धमकी दे रहा है कि वो अपने जो स्टॉर्म शैडो और बाकी जो मिसाइलें देने की कोशिश कर रहा है उसको बंद करे। मुझे लगता है ये प्रेशर टैक्टिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसी गलती अभी भी रूस नहीं करेगा कि नाटो देशों पे डायरेक्ट हमला। नाटो देश पे डायरेक्ट हमला मतलब एक्सपर्ट से बात कीजिए आप, वो यही कहते हैं कि रूस ने फिर भी एक जिम्मेदाराना रुख दिखाया है इस पूरी जंग में, और इतना कुछ हो जाने के बाद भी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रूस के लिए, व्लादिमीर पुतिन के लिए भी निश्चित तौर पर यह एक बड़ी अग्नि परीक्षा की घड़ी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।